स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस में। फाइव फिंगर क्लासेस में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चल रहे हैं जो आपके सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज की इस पढ़ा सीरीज का 26 भाग आपके सामने है, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण का अर्थ है। तो प्रभावी जो शिक्षण है उसका क्या अर्थ है, उसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में सोचने, समझने और प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों में जिज्ञासा और समझ विकसित करना, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इन लर्नर। तो बच्चों में जिज्ञासा और समझ विकसित करना, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आपको समझना चाहिए कि अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो प्रभावी शिक्षण की एक परिभाषा या एक कथन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य बालकों में सोचने, समझने और प्रश्न पूछने की क्षमता को विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यह कथन किसका है? तो इस कथन को जो दिया गया है वो व्यवहारवादी BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। स्किनर ने कहा कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन। इसको फोकस करेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हिंदी में कहते हैं इसको, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अनुभव से होता है। आगे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में शिक्षक की भूमिका होती है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जो शिक्षक की भूमिका होती है वह फैसिलिटेटर एंड गाइड की होती है, अर्थात मार्गदर्शक और सहायक की होती है। देखिएगा कि शिक्षक सीखने में सहायता और मार्गदर्शन करता है और छात्र जो है वो ज्ञान को स्वयं निर्मित करता है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो बताती है कि छात्र को स्वयं क्रिया करना, छात्र के द्वारा स्वयं ज्ञान की खोज करना, छात्र के द्वारा ज्ञान का स्वयं निर्माण करना, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंतर्गत आता है। आपको इसका ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर देखिए, फीडबैक का मुख्य उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फीडबैक का उद्देश्य है टू इम्प्रूव लर्निंग, या सीखने में सुधार लाना। फीडबैक छात्र को अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का अवसर देता है। यानी कि फीडबैक जो है एक ऐसी टेक्निकल टर्म्स है जो बताती है कि किस प्रकार से विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए पुश किया जाए, उसको फीडबैक दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे वह अपनी गलतियों को समझे और समझ करके उनमें सुधार लाने की कोशिश करे, सुधार लाने का प्रयास करे। आगे देखें, एक्टिव लर्निंग का अर्थ है। आज के इस वीडियो में जो पढ़ा सीरीज का 26 पार्ट आपके सामने है, इसमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो आप क्वेश्चन में आप देख भी रहे होंगे कि इन टर्म्स के आधार पर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि कुछ साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में, चाहे वह किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, उस सभी में आपके लिए काम आने वाली है। सभी की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है, पूरी उम्मीद है। और आपसे भी मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखिएगा कि एक्टिव लर्निंग का अर्थ है। एक्टिव लर्निंग का अर्थ है कि विद्यार्थी का शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना। यानी कि विद्यार्थी एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय होकर के भाग लेता है। इसको देख लेते हैं कि जब विद्यार्थी स्वयं कार्य, चर्चा और प्रयोग में भाग लेता है तो उसे एक्टिव लर्निंग कहा जाता है। और आप तो, मैंने कई बार इस चीज़ को बताया है कि जो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानवादी हैं, जीन पियाजे, उन्होंने अपने रिसर्च कार्य में इस बात को प्रेजेंट किया, बताया, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो छात्र होता है या कोई बालक है वो सक्रिय प्राणी के रूप में कार्य करता है। उसको उन्होंने एक्टिव ऑर्गेनिज्म की संज्ञा दी कि विद्यार्थी जो होता है वो एक्टिव ऑर्गेनिज्म है और वह क्रिया करने के लिए वह उछल कूद करता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, भागता है,
फुदकता है, यानी कि वह हमेशा एक्टिव रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, बालक जो है वो एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर एक्टिव लर्निंग की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है कि विद्यार्थी को उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको क्रियात्मकता की तरफ को ले जाया जाए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि विद्यार्थी को स्वयं को चर्चा करने, कार्य करने और प्रयोग में भाग लेने के लिए लगातार प्रेरित करते रहना चाहिए। आगे देखें, छठा प्रश्न आपके सामने है कि लर्निंग इज सोशल इन नेचर, यह विचार किसने दिया? तो यह विचार रूस के जो मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा कि सीखना सामाजिक संवाद है और भाषा के माध्यम से सीखना या अधिगम की जो प्रक्रिया है वो भाषा के माध्यम से होती है। इसीलिए कहा गया कि लर्निंग इज सोशल इन नेचर। आगे देखें, सातवां प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए? तो शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर किससे देना चाहिए? तो धैर्यपूर्वक और सकारात्मक रूप में विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जो है वह आगे बढ़े, उनकी जिज्ञासा बढ़े, उनके अंदर उत्साह का वर्धन हो और वह सकारात्मक दिशा में अपने आप को बढ़ाते रहें। तो जब शिक्षक जो है विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है तो वह पेशेंस के रूप में साथ पूछे और साथ साथ पॉजिटिवली उससे प्रश्न करे। आगे बढ़ें, आठवां प्रश्न आपके सामने है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का अर्थ है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है, इसका मीनिंग क्या है कि एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग करना, यानी कि जो ज्ञान एक स्थिति में सीख लिया जाए, एक समय में सीख लिया जाए, उस ज्ञान को, उस ट्रेनिंग को दूसरी परिस्थिति में जब उसके समान जब कोई समस्या फ्यूचर में आती है तो पहले वाला जो ज्ञान जो सीखा है या ट्रेनिंग ली है वह दूसरे समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे देखिएगा कि यह सीखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पुराना अनुभव नए कार्य में सहायक होता है, यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है वह न्यू लर्निंग के लिए सहायक सिद्ध होता है। और जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा कि जो बीएड और डीएलएड के विद्यार्थी हैं, जब वह लेसन प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी के आधार पर किए जाते हैं कि पास्ट लर्निंग के साथ पास्ट लर्निंग को जोड़ते हुए न्यू नॉलेज को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाता है। आगे देखें, यदि विद्यार्थी गलत उत्तर दे तो शिक्षक को, यानी कि शिक्षक का रेस्पॉन्स क्या होगा? अगर विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो यहाँ पे देखिए कि सही जो कथन होगा, इसका जो विकल्प होगा वो है कि कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी गलत उत्तर क्यों दे रहा है। ठीक है, तो शिक्षक को समझना चाहिए कि गलती क्यों हुई, यानी कि विद्यार्थी ने गलत उत्तर क्यों दिया, ताकि उसका सही मार्गदर्शन किया जा सके। आगे बढ़े, 10वां प्रश्न आपके सामने है कि डिस्कवरी लर्निंग का संबंध किससे है? तो डिस्कवरी लर्निंग का जो संबंध है वो जीरोम ब्रूनर नाम के मनोवैज्ञानिक या संज्ञानवादी से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ब्रूनर। उन्होंने कहा कि जहां बच्चा खोज के माध्यम से सीखता है, बच्चा डिस्कवरी के माध्यम से सीखता है, खोज के माध्यम से सीखता है, तो उस ऐसे सीखने की प्रक्रिया को डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। 11वां प्रश्न आपके पास में है, सामने है आपके, कि लर्निंग इज़ पर्पसफुल। लर्निंग इज़ पर्पसफुल यानी कि लर्निंग जो है यह उद्देश्यपूर्ण है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हर सीखने के पीछे कोई उद्देश्य निहित होता है, यानी कि जो भी क्रिया सीखी जाती है या कोई प्लानिंग की जाती है उस सब के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, कोई ना कोई पर्पस जो है वो छुपा हुआ होता है। तो प्रत्येक लर्निंग किसी लक्ष्य या आवश्यकता से प्रेरित होती है। आपको इसको ध्यान रखना है। और एक एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, और केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। करिकुलम को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि सभी सीखने के अनुभव करिकुलम में शामिल किए जाते हैं। ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सभी करिकुलम के अंदर शामिल किए जाते हैं।
पाठ्यचर्या में स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियां और अनुभव शामिल होते हैं। यानी कि जो करिकुलम होता है उसमें जो क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस और जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, वो सभी जो है करिकुलम में शामिल होते हैं। और करिकुलम को बनाया ही बालक के मानसिक स्तर और उसकी आयु के अनुसार या उसके बुद्धि स्तर के अनुसार बनाया जाता है, जिससे वह उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। आगे बढ़ें और साथ साथ ये भी समझिए कि करिकुलम जो है छात्र को भी और शिक्षक को भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ है। तो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है उसका क्या मीनिंग है, इसको आप समझ लेते हैं यहाँ पर कि बच्चों की क्षमता के अनुसार शिक्षण देना, है ना। बालकों के अंदर जो क्षमताएं हैं उसके अनुरूप जो है शिक्षण उनको प्रदान करना। यानी कि यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं और हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेकर ही पैदा होता है। सभी के अंदर योग्यताएं और प्रतिभाएं जो हैं अलग अलग होती है, सबकी सामर्थ्य, पोटेंशियलिटीज़ जो होती है सबकी अलग अलग होती है, IQ सभी की अलग अलग होती है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को लाया गया है, जिससे बालक जो है अपनी गति और अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता और गति जो है वो अलग अलग होती है। और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इस ओर संकेत करता है कि प्रत्येक बालक जो है वह अपनी गति से सीखता है और शिक्षण भी उसी के अनुसार दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह प्रश्न कमेंट्स में प्रश्न करके पूछ सकता है। आगे बढ़ें। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पर पर्पज़ ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। पर्पज़ ऑफ असेसमेंट क्या है कि सीखने को बढ़ावा देना। जब हम अधिगम की बात करते हैं तो हमारा फोकस जो है बालक को लगातार इम्प्रूव करना होता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहे, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर उसका होता रहे। तो यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया जाता है। यानी कि असेसमेंट जो किया जाता है बालक का, वो मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कोई एक प्रश्न पूछूं तो आपको उसका उत्तर देना है कि एक अंतर बताना है कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। अगली वीडियो में मैं खुद कोशिश करूंगा और आप कोशिश करें कि मापन और मूल्यांकन में कोई एक अंतर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है। इसके अलावा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कब देना चाहिए। शिक्षक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कब देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि केवल सेमेस्टर के अंत में, या समय समय पर, या केवल गलतियों पर, या केवल परीक्षा में, कब देना चाहिए। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा होगा, आपको इसका चयन करना है। पहले शब्द पर ध्यान दें आप सभी लोग कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्ट कहते हैं जब कोई चीज़ का निर्माण हो रहा हो, कोई चीज़ बन रही हो, पहली चीज़ ये है। अब इसका प्रयोग जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कई स्थानों पर किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी किया जाता है, पूरे एक शैक्षिक सत्र में भी किया जाता है, करिकुलम जो कंस्ट्रक्ट होता है उसमें भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें केवल देखना है कि हम कब विद्यार्थी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, समय समय पर। समय समय पर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि जब वह सीखता होता है तो बीच बीच में हमें उसको फ्रीक्वेंटली फीडबैक देना होता है, जिससे वह जो क्रिया करते समय या अधिगम करते समय जो गलतियां उसकी आती हैं उन गलतियों में तुरंत ही सुधार होता रहे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिएगा कि निरंतर फीडबैक विद्यार्थियों को सुधार के अवसर देता है। लगातार हम चाहते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो, वह कोई गलत चीज़ ना सीखे, निगेटिविटी उसके ब्रेन में ना आए,
उसके व्यवहार में ना आए। तो हम क्या करते हैं कि हर समय समय पर हर क्रिया के दौरान हम विद्यार्थी को सुधार के अवसर प्रदान करते हैं, समय समय पर उसको बताते हैं कि कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है। तो इसी को ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम। एक एक प्रश्न आप समझिएगा यहाँ पर कि जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, एक एक प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के लिए एक तरह से ये वीडियो आपकी तैयारी में जान डाल देगा। ऐसा ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है 5 फिंगर क्लासेस की ओर से जो पहुँच रहा है आपके पास तक। देखिएगा कि सहयोगात्मक अधिगम का क्या मुख्य लाभ क्या है। तो सहयोगात्मक अधिगम, पहले शब्दों को समझ लेते हैं कि जहाँ पर सहयोग दिया जाता है, यानी कि जब हम सहयोग प्राप्त करते हैं तो ये सहयोग कब प्राप्त होता है कि समूह में सीखना और विचार साझा करना सबसे बड़ी बात है। खास तौर से हम जब देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी ग्रुप में खेलते हैं और जब बच्चे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ को बढ़ते हैं तो उनकी एक्टिविटीज और भी जो सहयोगात्मक हो जाती हैं, साथ साथ घूमते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, क्रिया करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर समूह में सीखना और विचार साझा करना और एक दूसरे के विचारों को एक तरह से अप्रूव देना, उसको समझना कि दूसरा जो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है उसको आपको एक तरह से कहते हैं ना कि भाई उसको विचारों को समर्थन देना, सपोर्ट करना उसके विचार की। तो वहाँ पे यही है कि समूह में सीखना और साथ साथ विचार साझा करना। इसमें विद्यार्थी टीम वर्क और संवाद कौशल विकसित करते हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ पर कवर होती है हमारी कि इस सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से कि टीम वर्क भी होता है और साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो संवाद कौशल है उसमें भी सुधार आता है। आगे देखिएगा 7वां प्रश्न आपके सामने है, रिफ्लेक्टिव टीचर वह है जो। अब यहाँ पर देखिए कि टीचर के कई भूमिकाएं हमारे सामने आती हैं कि एक तो आदर्श शिक्षक होता है, आइडियल टीचर होता है ना, एक जो है स्मार्ट टीचर होता है, एक रिफ्लेक्टिव टीचर होता है ना। तो यहाँ पर कई प्रकार की टीचर की भूमिकाएं हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि रिफ्लेक्टिव टीचर वह है जो अपने शिक्षण का विश्लेषण करता है ना। तो रिफ्लेक्टिव टीचर किसे कहेंगे? जो अपने ही शिक्षण का, यानी कि जो उसने पढ़ाया है उसका विश्लेषण करे, एनालाइज करे कि उसने कोई बात जो है या कोई तथ्य जो है वो गलत तो नहीं दिया, या पढ़ाने के दौरान उसने जो उसकी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें किन किन विधियों का प्रयोग किया या किस प्रकार से किस स्ट्रेटजीज के साथ में उसने विद्यार्थी को पढ़ाया, और वह जो कंटेंट है उससे कहीं उसने इधर उधर तो नहीं किया। कभी कहानी सुनाते हुए इधर चले गए, कभी कविता सुना दी, कभी इधर उधर घर परिवार की बातें कर लिया, ऐसा नहीं। बल्कि कैसा होना चाहिए रिफ्लेक्टिव टीचर? कैसा होता है? जो हमेशा अपने शिक्षण पर, अपने कंटेंट पर ध्यान रखता है और उसको लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और अपने कंटेंट से भटकता नहीं है। अगर वह अपने कंटेंट से भटक रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका न जो टीचिंग की जो रूपरेखा बनाई है पढ़ाने के लिए वह उसमें पारंगत नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टीचर अपनी शिक्षण पद्धति पर चिंतन करके उसमें सुधार करता है, यानी कि जो स्ट्रेटजीज़ वह अपना रहा है उसमें वो इधर उधर तो नहीं हो रहा, इससे उस पर अच्छी तरह से उधर चिंतन किया, विचार किया और उसको कंटेंट के साथ में जोड़ा। विद एग्जाम्पल उसने विद्यार्थियों के सामने एक उद्देश्य को लेकर के प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टीचर की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह अपनी शिक्षण पद्धति पर चिंतन करता है, अपनी कमियों को दूर करता है और उसका एनालिसिस करता है और फिर दोबारा नया फ्रेमवर्क बना करके विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। तो यह एक शिक्षक की बड़ी भूमिका यहाँ पर हमारे सामने आती है। अगला प्रश्न देखिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है, मेन एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या है कि प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाना, है ना। जब तक एक कहते हैं कि टीचिंग एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इस प्रकार से बनाया हुआ होना चाहिए जिससे बालक जो है रुचि लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ में वह पढ़ने के लिए उत्सुक हो, खास तौर से, है ना। और अब कोशिश करे कि खुद सीखे,
है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया एक शिक्षक का यहाँ पे ये भूमिका हो जाती है, ये प्रक्रिया हो जाती है शिक्षक के लिए कि वह शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बना दे, है ना। अगर सकारात्मक वातावरण होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो बालक को सीखने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पर अच्छा है आपके लिए, जो शिक्षक हैं उनके लिए अच्छा है कि वह पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ करें, उसका एक फ्रेमवर्क बनाएं। आपको उद्देश्य क्लियर होने चाहिए, मेथड्स क्लियर होने चाहिए, किन किन टेल का आपको प्रयोग करना है वो क्लियर होने चाहिए, और साथ साथ लर्निंग एनवायरनमेंट आपको इस प्रकार से बनाना है कि विद्यार्थी उत्सुक होकर के स्वयं आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करें। जब वह स्वयं प्रश्न पूछेगा तो कक्षा के अंदर एक इंटरेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट्स का, और सीखना जो है और अधिक प्रभावी होगा। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव टीचर की भूमिका भी हमारे सामने आ जाती है कि अगर कोई कमी हो जाती है तो वह उसमें सुधार भी करता है, उसका एनालिसिस करता है, और क्लासरूम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। आगे बढ़ें। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षक को किसी बच्चे के कमज़ोर प्रदर्शन पर क्या करना चाहिए। क्या करेगा कि कारण खोजकर सहायता करनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई बालक कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि असेसमेंट बालक का किया गया, लगा कि विद्यार्थी जो है पढ़ने में थोड़ा सा रुचि नहीं ले रहा है, अंक कम प्राप्त कर रहा है, और वह उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी है, वो है कक्षा में सब बच्चों के साथ में बोल नहीं पाता, संकोच करता है, तो उन सब चीज़ों को समझ करके और बालक की जो कठिनाई है उसको समझ करके उसके लिए सुधारात्मक कदम एक शिक्षक को उठाने चाहिए। आगे बढ़ें। अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर आधारित है, यानी कि अनुभवात्मक जो अधिगम है वह किस पर आधारित है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक जो अधिगम है यह अनुभव और क्रिया पर आधारित होता है, ना रटने पर आधारित है, ना लेक्चर पर आधारित है, ना पनिशमेंट पर आधारित है, बल्कि वह अनुभव और क्रिया पर आधारित है। और इसी अधिगम को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कोल्ब थ्योरी भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे वास्तविक अनुभवों से सीखते हैं। अब बच्चे वास्तविक अनुभव कहाँ ग्रहण करेंगे, जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे कि बच्चों को वास्तविक अनुभव कराने के लिए किसी गार्डन में ले जाया जाए, पार्क में ले जाया जाए, साइंस म्यूज़ियम होते हैं वहाँ पर ले जाया जाए, जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं वहाँ पर ले जाया जाए, और बालकों को वास्तविक जो एक्सपीरियंस हैं उनको प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो कंसेप्ट हैं वो आपके सामने क्लियर किए गए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सुन करके इन सब बिंदुओं को, कंसेप्ट को अपने माइंड में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसको अपने माइंड में रखेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, बार बार इसको समझेंगे, और अपने आप को शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस काम को ज़रूर करेंगे और आप सफल भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अंतिम बात यह है कि इस वीडियो को अगर आपको लाभ पहुंचा रहा हो, वीडियो ये आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी रुचि वीडियो देखने में उत्पन्न हो रही हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के पास में, अपने मित्रों के पास में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर कर दें, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।